वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द की एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लेड टू सो मच वेरिएशंस इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। तो आपसे पूछा है कि वो कौन कौन से मुख्य रूप से ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से किसी जो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं उनके फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस में हमें इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स का मतलब है नेचुरल होम फॉर ए ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट तरीके के हैबिटेट पर पाए जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट फॉरेस्ट हो गया, कोल्ड है या फिर रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ज़मीन है, ग्रासलैंड है। तो अलग अलग तरीके के हैबिटेट हैं। तो यानी कि इन हैबिटेट की कंडीशंस, वहाँ की फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस भी अलग अलग हैं। तो वो जो कंडीशंस अलग अलग हैं, वेरिएबल हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दीज आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए, जो फिज़िकल और केमिकल कंपोनेंट होते हैं किसी भी हैबिटेट के या किसी इन्वायरमेंट के, ठीक है ना, तो इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अलोन डू नॉट करेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। तो केवल यही करेक्ट, फिजिकल और केमिकल यानी केवल एबायोटिक कंपोनेंट ही किसी हैबिटेट को करेक्टराइज नहीं करते हैं, क्योंकि हैबिटेट में तो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो वहाँ पर हमें बायोटिक कंपोनेंट को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा है? हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। अब देखिए, किसी भी हैबिटेट में कोई एक ऑर्गेनिज्म तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो वो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट भी करेंगे। और जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन कई तरीके का हो सकता है, क्लियर। वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, वो कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटर भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। वी अज्यूम दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, हम ये मानते हैं कि जो एक विद इन दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय गुजरता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को भी होकर गुजरना पड़ता है, किससे? नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती रहती हैं, एक तरीके से नेचुरल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल प्रॉब्लम्स का जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना कभी या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, तो जो ऑर्गेनिज्म इन एक्सट्रीम कंडीशंस को क्या कर लेता है? झेल जाता है, उनका सामना कर लेता है और उन कंडीशंस में वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या हो गया? दैट इज़ फिट, ठीक है। और जो नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है? वो उसकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नेचर फिटेस्ट का क्या कर रही है? फिट ऑर्गेनिज्म का क्या कर रही है? सिलेक्शन कर रही है, और उसको क्या कह दिया? नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरीके से, और जो जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में क्या कर लिया है? ढाल लिया है, उसको क्या कहते हैं? बर्दाश्त कर लिया है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में या उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशंस को झेलने में समर्थ होते हैं। तो इसी उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन, यानी जो भी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उन परिस्थितियों को झेल जाना।
टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसके बाद में क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या सर्वाइव करेगा, और सर्वाइव करेगा तो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा अपनी हैबिटेट में। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक वो होती है, क्या कहती है, एक रेंज होती है कि भाई हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कितने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, कितने हम ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर या रेंज ऑफ एनी अदर फैक्टर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं कर सकते। तो इसलिए लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ कंडीशंस हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या है, इनवेरिएबली, यानी कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज, अब देखिए, एंड ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए, जो डाइवर्सिटी होती है रिसोर्सेज में, इट यूटिलाइजेज, जैसे हम बात करते हैं किसकी, फूड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड की हम बात करते हैं, तो और हम कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयन हमने ले लिया, तो लॉयन का जो फूड है, तो जितने भी वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी हर्बीवोर होते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है ना, हिरन है और जंगली भैंसें हैं, या जो भी अन्य खरगोश है, रैबिट है, या जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे टाइप के क्या है, फूड आइटम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो लॉयन यूटिलाइज कर रहा है। इसके अलावा क्या है, एक तो एन ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, और इस हैबिटेट में पर्टिकुलर, जैसे लॉयन का हैबिटेट क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी कम्युनिटीज़ पाई जाएंगी, प्लांट्स की देखिए चाहे एनिमल्स की देखिए, और वहाँ पे अपना एक फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट होता है, यानी एबायोटिक फैक्टर भी है, बायोटिक फैक्टर भी है, और उनका आपस में इंटरेक्शन भी है। तो इसलिए फॉरेस्ट को हम को एक इकोलॉजिकल सिस्टम हम मानते हैं, ठीक है। तो अब जंगल में हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक कहीं ना कहीं क्या होता है, रोल होता है। कि मान के चलिए कि जैसे कि लॉयन है, जितने भी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, तो उनका रोल होता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स, कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना। क्योंकि अगर वो बढ़ते चले जाएंगे, उनके ऊपर कोई नेचुरल कंट्रोल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो फिर वेजिटेशन है उसकी भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रोल हुआ किसका, लॉयन का। तो लॉयन का रोल, वो उसके पास में कितने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सकता है, कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, कितनी ह्यूमिडिटी, कितनी लाइट, और कितना वाटर अवेलेबिलिटी वो क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, कम पानी में जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता है, ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑल दीज, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, कंप्राइज इट्स निश, तो वो क्या कहलाती है, निश कहलाती है, ठीक है। तो लॉयन की वो क्या हो गई, निच हो गई। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं, नंबर 1, एक तो वो कंडीशंस जिसे ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया कि कौन कौन सी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उसके यूटिलाइज करने के लिए, और उसका उस हैबिटेट में जिसमें वो रह रहा है या उस इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका रोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें निच के बारे में बताती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ तक हमने निच के बारे में पढ़ा, हैबिटेट के बारे में समझा अच्छे से, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में समझा। अब हम समझेंगे क्या, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो अब हम एबायोटिक फैक्टर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। तो टेम्परेचर क्या है, बहुत ही एक तरीके से मुख्य रूप से इकोलॉजिकली रेलिवेंट, यानी
इकोसिस्टम से संबंध रखने वाला, ठीक है। यानी कि देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को कौन अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम बहुत ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, और बहुत कम है तो हमें सर्दी फील होगी, ठीक है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, इस बात को हम जानते हैं कि जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है ज़मीन पर या जो भी है वो सीजनली वेरी करता है। सीजनली वेरी का मतलब होता है कि हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनी सीजन में जो है थोड़ा सा कम होता है, विंटर सीजन में और कम हो जाता है, और अगर हम जनवरी की बात करें तो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक तरीके से जो टेम्परेचर है वो सीजनली, कौन सा सीज़न चल रहा है उसके अनुसार टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। decreases progressively from the equator towards the poles, और जो टेम्परेचर है वो घटता है कहाँ से, इक्वेटर से, जब हम किसकी तरफ, पोल की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि सपोज दिस इज़ द अर्थ, ये अर्थ हमने बना ली है, और अर्थ के बीचों बीच से जो ये हमने हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, दिस इज़ द इक्वेटर, ओके, एंड दिस इज़ द सन। तो इक्वेटर के ऊपर अगर ये वाला इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और क्या साउथ की तरफ हम देखें तो 23.5 नॉर्थ की तरफ लगभग इधर की तरफ, और 23.5 डिग्री कितना साउथ की तरफ। तो ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं या ट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक, TROPIC। तो इस इक्वेटर की तरफ जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, इक्वेटर पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। लेकिन अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स की तरफ अगर हम देखें, चाहे वो नॉर्थ पोल है और चाहे क्या है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनकी तरफ तिरछी सनलाइट पड़ती है, और जब तिरछी सनलाइट पड़ती है तो जो गर्माहट है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब डायरेक्ट किसी चीज़ पर पड़ती है तो टेम्परेचर यानी गर्मी जो है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है, वो कम हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो, जस्ट ए मिनट, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज। तो पोलर एरियाज में जो टेम्परेचर है वो सब जीरो होता है, यानी बिलो द ज़ीरो, यानी -डिग्री में, एंड हाई एल्टीट्यूड्स टू, और जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयों पर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर। तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाने वाले जो रेगिस्तान होते हैं, तो और वो भी समर के टाइम में, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अबव 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ हमने देखी कि टेम्परेचर में किस तरीके से वेरिएशन होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम हैबिटेट टू हैबिटेट। देयर आर हाउ एवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, हालांकि ऐसी भी कुछ अनोखे हैबिटेट्स हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है। और वो कौन कौन सी जगह हैं, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के जो झरने होते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो डीप सी यानी सपोज ये हमारा समुद्र है, दिस इज़ द, ये समुद्र है, और ये पानी है, और ये समुद्र का तल है, ये क्या है, समुद्र का तल। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर लेती हूँ, ये समुद्र का हम तल बना रहे हैं। तो समुद्र के जो तल है उस तल के नीचे भी वो जियोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है, होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि तल से ऐसे कुछ ब्लैक कलर का धुआं सा निकलता है इस तरीके से, ठीक है।
कुछ लिक्विड टाइप का इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये जो होल्स हैं जहाँ से ये निकल रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, और ये जो ये लिक्विड निकल रहा है ये क्या है, काफ़ी गर्म होता है। तो इसको तो ये होल्स को हम क्या कहेंगे, वेंट्स। क्या कहेंगे, वेंट्स, ठीक है। तो डीप सी, समुद्री गहराइयों में मौजूद जो हाइड्रोथर्मल, ठीक है, वेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो या जो गर्म झरने होते हैं पानी के वो है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ जनरल नॉलेज। यह एक जनरल नॉलेज है दैट मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो, कि जो मैंगो ट्री होता है ना ही वो उगता है और ना ही वो उग सकता है, कहाँ पर, इन द टेम्परेट कंट्रीज,